देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से इस खबर की, जहां पर शहीद दुर्गा मल्ल को सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम त्रिवेंद्र ने श्रद्धांजलि दी। शहीद दुर्गा मल्ल ने देश को आजाद के लिए बलिदान दिया था। आजादी के लिए आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विधायक गणेश जोशी ने भी शहीद दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि दी है। आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विधायक गणेश जोशी ने भी शहीद दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि दी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी शहीद दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। ये तस्वीरें आपके सामने। आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दुर्गा मल्ल ने, उनको आज याद किया जा रहा है। उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ई मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की सोच की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ई मीटिंग प्रणाली से ऊर्जावान युवा सोच को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सीएम सोलर स्वरोजगार योजना भी शुरू की जा रही है, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा। राज्य में सीएम 16 स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत हो रही है। ई मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया सीएम त्रिवेंद्र रावत ने। देखिए, सोलर स्वरोजगार योजना ये उन लोगों के लिए है जो गांव में रह रहे हैं, और इसमें 25 किलोवाट तक के अनुमन्य होगा एक व्यक्ति के नाम पर। और वो जो हमारे एमएसएमई की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर उनको सब्सिडी भी मिलेगी, और उनकी जो बिजली वो पैदा होगी वो गवर्नमेंट खरीदेगी। गवर्नमेंट के साथ उनका पीपीए होगा, और जैसे अन्य विद्युत उत्पादकों के साथ शर्तें होती हैं, इसमें थोड़ा सा हमने ये किया कि हमने 4.5 रुपया यूनिट देने का निश्चय किया है। इसमें 15,000 रुपये के लगभग महीना उनको कमाई हो जाएगी। इस ढंग से हमने 10,000 लोग कम से कम इससे। यूपी के यात्रियों के लिए आज से राहत है। लखनऊ से देहरादून के लिए आज से फ्लाइट हफ्ते में एक दिन लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरेगी। 1 सितंबर से दिल्ली से देहरादून के लिए उड़ान होगी। यात्रियों की डिमांड बढ़ने पर उड़ानें बढ़ाई जाएंगी। इंडिगो की फ्लाइट शाम 4:45 पर लखनऊ से उड़ान भरेगी। देहरादून के लिए उड़ान भरकर शाम 6 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे लखनऊ के लिए फिर उड़ान भरेगी। इंडिगो की फ्लाइट शाम 4:45 पर लखनऊ से उड़ान भरेगी। हफ्ते में अब एक दिन लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरी जाएगी।
तो हफ्ते में 3 दिन, देखिए थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन के लिए ये फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, यानी लखनऊ से देहरादून का अब सफर आसान हुआ है, क्योंकि जो यात्री हैं वो डिमांड कर रहे थे और इसलिए अब हफ्ते में 3 दिन लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगी ये फ्लाइट्स। और जैसे ही डिमांड बढ़ती है फ्लाइट्स को और बढ़ाया जाएगा। महेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता। महेंद्र, जरा पूरी जानकारी चाहिए, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कोरोना काल के बाद से ही एयरपोर्ट में भी अब धीरे धीरे से हवाई सेवाएं बढ़ने लगी हैं। इसी के तहत आज शाम को लखनऊ और देहरादून की सेवा भी शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही स्पाइस जेट की 1 सितंबर से दिल्ली और देहरादून की सेवा भी शुरू होने जा रही है। स्पाइस जेट की सेवा जो कि हर सप्ताह में 6 दिन चलेगी, तो वहीं लखनऊ देहरादून की सेवा सप्ताह में 3 दिन के लिए होगी। अच्छा, अभी 3 दिन के लिए उड़ान भरेगी, क्या कुछ फ्लाइट्स की जो तादाद है वो रहेगी? कितनी फ्लाइट्स एक दिन में इधर से उधर की ओर ट्रैवल करेंगी? इस बारे में कोई अभी तक डिटेल्स और शेयर की जा रही है क्या? जी, ये 4:45 पर लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरेगी, जो कि 6 बजे यहाँ देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। उसके बाद 6:30 बजे देहरादून से ये दोबारा से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी और मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार 3 दिन ये सेवा होगी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ईंट भट्टा संचालकों को एक नई तकनीक को लागू करने के लिए निर्देशित किया है। इस तकनीक से प्रदूषण पर नियंत्रण तो होगा, साथ ही साथ आसपास के लोगों को राहत भी मिलेगी। आपको बता दें कि ईंट भट्टों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी सभी ईंट भट्टा स्वामियों को नई तकनीकी जिगजैग लगाने के निर्देश दिए हैं। इस तकनीक के विपरीत चलने वाले भट्टों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। रुड़की क्षेत्र में करीब 150 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि जो ब्रिक भट्टे में पकाने के लिए लगाते हैं उनकी सेटिंग जिगजैग के माध्यम से होनी चाहिए। ड्राफ्ट भी लगाना होगा इसके साथ ही, जिसमें चिमनी से प्रॉपर तरीके से धुआं निकल पाए और वायु प्रदूषण से बचा जा सके। देखिए, जिगजैग एक टेक्निक है। उस जिगजैग जो शब्द है उसका ये मतलब है कि जो ब्रिक लगेगी, जो कच्ची ब्रिक्स लगाते हैं पकाने के लिए भट्टे में, उनकी सेटिंग जिगजैग के रूप में होती है, ताकि जो गर्म हवा होती है या जो हीट होती है, हीट का प्रॉपर सर्कुलेशन हो, मतलब उनको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, हीट का प्रॉपर एक्सपोजर मिले हीट का। वो एक टेक्निक का नाम है। इस टेक्निक के साथ साथ उनको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन भी लगाना है, ताकि जो अंदर धुआं है वो प्रॉपर जो है चिमनी के द्वारा बाहर निकल। कई कारोबारियों से कमेटी के नाम पर ठगी हो रही है। करीब 4.5 करोड़ की ठगी का मामला है। पुलिस ने कारोबारियों के बयान दर्ज किए हैं। कुछ समय पहले कमेटी संचालक रकम लेकर फरार हुआ। पुलिस फरार ठग के आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। पुलिस ने कारोबारियों के बयान दर्ज किए हैं। कुछ समय पहले कमेटी संचालक रकम को लेकर फरार हो गया। पुलिस फरार ठग के आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। कुछ समय पहले कमेटी संचालक रकम लेकर फरार हुआ। रुद्रप्रयाग में आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिले के 23 गांव विस्थापन की बाट जोड़ रहे हैं।
हर मानसून सीजन में इन गांवों के लोगों को बारिश होने पर अपने आशियाने को छोड़ दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। हर बार इन्हें विस्थापन का भरोसा देकर मौत के मुंह में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को अपने भविष्य की चिंताएं सता रही हैं। इस बरसाती सीजन में 2 और गांव इस सूची में जुड़े हैं जिन्हें विस्थापित किया जाना जरूरी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों के पंचायत भवन, स्कूल के साथ ही टेंट में व्यवस्था की गई है। यहाँ इनका गुजर बसर हो रहा है। 3 दशकों से रुद्रप्रयाग जिला आपदा और भूकंप जैसी घटनाओं को झेल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं जो भूकंप की निशानी है। आपदा ने इन्हें ऐसा गहरा जख्म दिया है कि जीवन और मौत के बीच ग्रामीण लोग अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। जिले के 23 गांवों का विस्थापन आज तक नहीं हो पाया। 1986 में भी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो चुका है, जिसमें व्यापक जन हानि भी हुई। लगभग 13 लोग काल कवलित हो गए थे 1986 की जो आपदा थी। और पुनः इस बार 2020 में क्लाउड बर्स्ट की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। काफ़ी क्षति गांव को हुई है। शुक्र है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस दिन ये घटना हुई उसके नेक्स्ट डे मैं मौका वारदात के घटनास्थल पर पहुंचा और वहाँ की जो स्थिति वाकई बहुत ही खराब थी। हमारे जनपद में केदारनाथ विधानसभा के कालीमठ क्षेत्र में पिछले दिनों जो भारी बरसात के कारण विभागीय और निजी परिसंपत्तियों की काफ़ी क्षति रिपोर्ट हुई है। अभी तक लगभग सभी गांवों का सर्वे राजस्व और जो तकनीकी टीम है उनके द्वारा कर लिया गया है। जितने भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनको नियमानुसार मुआवजा वितरण अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग कराने की कार्रवाई कंप्लीट कर रहे हैं। विभागीय परिसंपत्तियों की क्षति जो रोड या पुलिया इत्यादि की क्षति है उसके संबंध में संबंधित विभागों को प्राक्कलन बनाने के निर्देश दिए हैं। उसमें प्रति सप्ताह हमारी टीएसी की टीम बैठकर उसका टीएसी करके जो भी उसमें एसडीआरएफ के मानक हैं उसके अनुसार इनको हम लोग पुनर्निर्माण की धनराशि यहाँ से जारी। मसूरी शिफानकोट में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को हटाए जाने के विरोध में मसूरी कांग्रेस और आप पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मसूरी गांधी चौक पर धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कहा कि गरीब को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम भर की फोर्स लगा दी गई है, लेकिन गरीबों को समायोजित करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। ये गलत है। उन्होंने कहा पुरुकुल रोपवे परियोजना का विरोध नहीं कर रहे, पर योजना गरीबों की छाती पर रखकर बनाई जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मजदूरों का ये है कि आज जो आप स्थिति देख रहे होंगे कि 1994 में जब गोलीकांड मसूरी के अंदर हुआ था वही स्थिति आज यहाँ पे राज्य में बैठी हुई सरकार ने करा है। एक गरीब मजदूर को सबसे बड़ी बात यह कि मलिन बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। वो मजदूर वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनको किस तरह से खदेड़ा गया, शासन प्रशासन द्वारा क्या उनके साथ व्यवहार किया गया, ये तमाम सवाल पूरी ये जो पुलिस की फोर्स आपको दिखाई दे रही है ये पूरी छावनी मसूरी बना दी गई है। क्या भाजपा सरकार के साथ यही उम्मीद लगा सकते हैं कि तुम मजदूर विरोधी हो, मजदूरों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मजदूरों को टिहरी नगर पंचायत गाजा के सभासद जिलाधिकारी टिहरी से मिले और उनको ज्ञापन भी सौंपा। नगर पंचायत गजा में संपत्तियों के शामिल करने का विरोध जताया गया। ग्राम पंचायत गौसारी का 1/3 भाग नगर पंचायत सम्मिलित हुआ। नगर पंचायत के गठन के बाद जब ग्राम सभा का प्रस्ताव मांगा गया तो 8 जनवरी 2015 को ग्राम पंचायत की आम बैठक बुलाई गई थी। इस प्रकार की तमाम जानकारी जिलाधिकारी को सौंपी गई और ज्ञापन सौंपने वालों में सुनील चौहान, सभासद फुलमा देवी, सभासद सीता देवी, सभासद सूरज चौहान, सभासद जोसिंह नेगी, कुंवर सिंह चौहान, ये सब लोग शामिल रहे। जब नगर पंचायत गजा का गठन हुआ था उस टाइम जब ग्राम पंचायत गौसारी का ग्राम पंचायत जयपुर ग्राम पंचायत फलसारी और दोवाकोटी में जो हिस्सा मर्ज किया गया था तो निम्न सेवा शर्तों में किया गया था कि जो ग्राम सभा गौसारी की जो पर संपत्तियाँ हैं उन पर उन्हीं का स्वामित्व होगा। लेकिन हमारे बोर्ड में भी हमने उस चीज़ का विरोध करा जब हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी कि ये ग्राम सभा का अधीन रहे और ग्राम सभा के स्वामित्व रहे। लेकिन पता नहीं कि अध्यक्ष महोदय हमारी इस कारण में जा रहे हैं कि ये जो बारात घर, पंचायत घर, महिला मिलन केंद्र, इनको नगर पंचायत में शामिल होना चाहिए, जिसमें सब लोगों का बिल्कुल विरोध है।
और खबर ऋषिकेश से, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व अब जल्द ही हाईटेक तरीके से गश्त करेगा। पार्क की मोतीचूर रेंज में वन कर्मियों को ड्रोन के माध्यम से गश्त करने के गुर सिखाए गए। पार्क अधिकारियों के मुताबिक पार्क अधिकतर क्षेत्र बेहद ही सघन होने के साथ ही पहाड़ी भी है। अक्सर यहां पर गश्त को लेकर दिक्कतें आती हैं। मानसून के दौरान ये दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए आप महकमे में अब फैसला कर चुके हैं। हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर योजना भी बनाई गई है। पहले चरण में 7 ड्रोन्स के जरिए गश्त की शुरुआत होगी। सभी रेंजों के वन कर्मियों को प्रशिक्षित कर उनको ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में तौर तरीके सिखाए जाएंगे। ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है और ड्रोन का चूँकि अब ये नई टेक्नोलॉजी है और हमारे पार्क में भी आ गई है। चूँकि आजकल देख रहे हैं कि अपराधी जो है डिफरेंट तरह की टेक्निक वो करके अंदर जाते हैं, तो ड्रोन एक ऐसी है जो हम कहीं भी बैठ करके और काफ़ी करीब 1 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि हमारे एरिया में जहाँ हमारा स्टाफ पहुँच नहीं पाता है वहाँ ये ड्रोन कवर करेगा उस एरिया को। दूसरा, इस ड्रोन का मैंने जब देखा है ना कि प्रबंधन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको प्रबंधन में कैसे लिंक करेंगे, इसका भी एक ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, कुल कितने ड्रोन हैं और कहाँ कहाँ की रेंजों को आपके द्वारा ट्रेन किया जा रहा है? राजा जी में कुल जो है इस समय 7 ड्रोन हैं। उसमें 1 ड्रोन डायरेक्टर साहब के पास है, 2 ड्रोन वार्डन लोगों के पास है, 1 ड्रोन चीला को दिया गया है, 1 गोहरी रेंज में दिया गया है, 1 मोतीचूर में दिया गया है और 1 धौलखंड। पौड़ी जिला प्रशासन ने आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मानसून सीजन से निपटने के लिए शासन की ओर से भेजे गए सैटेलाइट फोन्स को नो नेटवर्क जोन में पहुंचाना शुरू कर दिया। इन फोन्स को लेने से मना कर रहे ग्राम प्रधानों को इसकी महत्ता समझाकर बताया गया कि आपदा के दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का ये फोन कितना आसान जरिया है, वो भी तब जब जिले के क्षेत्र मोबाइल की दृष्टि से नो नेटवर्क जोन में शामिल हो। इसकी महत्ता समझाकर इनका वितरण आखिरकार प्रशासन ने खिरसू ब्लॉक से शुरू किया। इससे पूर्व ग्राम प्रधान महंगी कॉल दर के चलते इन्हें लेने से दरअसल कतरा रहे थे। आज एसडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर किरसू ब्लॉक में 10 ग्राम प्रधानों को हमने सैटेलाइट ड्रोन एसडीआरएफ के द्वारा वितरित किए गए हैं। इसमें उनके बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यहाँ पर बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, बहुत जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, ऐसे आपातकालीन स्थिति है, आपदा है, उस समय सूचना आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा एक सुविधा है। सैटेलाइट के फ़ोन के माध्यम से उनको मिलता है। इसमें सैटेलाइट फ़ोन जो है आज एसडीआरएफ की ओर से खिरसू ब्लॉक में 10 ग्राम सभाओं को ये आवंटित की गई है। और सैटेलाइट फ़ोन को देने से पहले ये देखा गया है कि ऐसे गांव जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे किसी भी कंपनी का चाहे बीएसएनएल हो, आइडिया हो, कोई भी नेटवर्क नहीं है, ऐसे गाँव को चिन्हित किया गया कि इमरजेंसी की दशा में वो शासन को, प्रशासन को, 108 को, सबको वो संपर्क कर सकते हैं। 1913 में ग्राम डोईवाला में जन्मे अमर शहीद मेजर दुर्गा मल के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। 1942 में सिंगापुर में भारतीय फौज के गोरखा राइफल में हवलदार के पद पर तैनात मेजर दुर्गा मल देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे और ब्रिटिश फौज के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटिश फौज से बदला लेने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद मेजर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आजाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग में तैनात थे मेजर दुर्गा मल। ब्रिटिश फौज ने मेजर दुर्गा मल को 27 मार्च 1944 को बंदी बनाया था। अमर शहीद मेजर दुर्गा मल का बलिदान दिवस है आज और इस मौके पर सब उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी, गणेश जोशी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको नमन किया। आजाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग में वो तैनात थे। ब्रिटिश फौज ने मेजर दुर्गा मल को 27 मार्च 1944 को अपना बंदी बनाया था। अमर शहीद मेजर दुर्गा मल का आज बलिदान दिवस है, जिस मौके पर उनको उत्तराखंड वासी याद कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद मेजर को पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। मेजर शहीद दुर्गामल जी को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व याद करता है, क्योंकि उनका जो बलिदान था वो वास्तव में हमारे देश को एक नई प्रेरणा देता है। और क्योंकि वो डोईवाला क्षेत्र के ही रहने वाले थे, इसलिए यहाँ विशेष रूप से उनकी जन्मतिथि, उनकी पुण्यतिथि को एक विशेष आदर्श समाज को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
और मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी वो व्यर्थ नहीं गई और हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी यादगार बनी और एक ऐसे अदम्य साहस का जो उन्होंने परिचय दिया वो पूरे हिंदुस्तानी याद करते हैं और विशेषकर डोईवाला क्षेत्र के लोग विशेष रूप से याद करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से ही हवाई सेवाओं पर अन्य सेवाओं की तरह बुरा असर पड़ा, जिससे कि फ्लाइट के रोटेशन में फर्क देखा गया। कोरोना काल से पहले लगभग 22 विमान आवाजाही करते थे, लेकिन अब 8 विमान ही आवाजाही कर रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ से देहरादून और देहरादून से लखनऊ की इंडिगो सेवाएं भी शुरू होने जा रही हैं। कोरोना से पहले हमारे करीब 22 फ्लाइट हमारी पर डे की होती थी। उसके बाद 25 मई से हमारे ऑपरेशन शुरू हुए। तो ओरिजिनली तो हमें करीब 7 फ्लाइट मिली थी, लेकिन और वो फ्लाइट चली भी, कुछ ट्रैफिक कम रहा तो कुछ जैसे स्पाइस ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। अब इस समय हमारे पास करीब 8 फ्लाइट पर डे की मैक्सिमम हो जा रही हैं, जिसमें कि एक फ़्लाइट अभी लखनऊ की हमारी शेड्यूल फ़्लाइट 25 अगस्त से ऐड होने जा रही है और 1 सितंबर से स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट भी दिल्ली के लिए चालू होने जा रही है। सितारगंज नगर पालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में 106वां स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में दूसरा स्थान मिलने के बाद पूर्व विधायक नारायण पाल ने नगर पालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। ये तस्वीरें उस दौरान की। पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को भी सम्मानित किया गया। सितारगंज को स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में 106वां स्थान हासिल हुआ है। ऐसे मौके पर सम्मानित किया जा रहा है उन लोगों को जिनकी बदौलत ये मुकाम हासिल हुआ है। पूर्व विधायक ने सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाई और उन्हें सम्मानित किया। देखो, ये सितारगंज की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे उत्तराखंड में सेकंड नंबर पे 25 से 50 हज़ार की जो आबादी है उसमें सेकंड नंबर पे सफाई के मामले में आई है और पूरे कंट्री में 106 नंबर पे ये आई है। तो मैं बधाई देने आया था यहाँ के चेयरमैन श्री हरीश दुबे जी को और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं उन्हें बधाई देने आया था, सफाई नायकों को बधाई देने आया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बधाई देने आया था। सफाई जो है प्राथमिकता होनी चाहिए और ये नगर पालिका ने सिद्ध किया है, तो मैं इसी में आज उनका सम्मान। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले 12 से 15 दिनों में इसमें ज्यादा तेजी आई है। अभी तक 160 लोगों को इंटरव्यू करने के बाद प्रोजेक्ट को पास कर बैंक को भेजा जा चुका है। किसी को बैंक में दिक्कत ना हो, योजना को और गति दी जा सके, इसके लिए बैंक के अधिकारियों से भी लगातार हम बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो एक बहुत बढ़िया योजना है माइग्रेशन को रोकने के लिए और जो लोग बाहर से आए हैं उनके रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए। और हमारे जनपद में लगातार उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लगभग 160 के आसपास फॉर्म जो है वो हमने अब बैंक्स को भेज दिया है और लगभग 12 से 13 में लोन डिसबर्समेंट भी हो गया है और ये लोन डिसबर्समेंट पिछले 10-12 दिनों में ही हुआ है। तो स्पीड ठीक है। आज भी मैंने बैठक का आयोजन है और उस बैठक में भी इस पर और डिस्कशन होगा कि किस तरीके से इसको और फास्ट तरीके से